नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए भारत का इतिहास 550 ईस्वी तक यानी कि दोस्तों इतिहास के निबंधात्मक प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियोज़ के एंड तक बने रहिएगा। हम लोग निबंधात्मक प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने निबंधात्मक प्रश्नों को पिछले वीडियोज़ में डिस्कशन किया था। सबसे पहला प्रश्न कि प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में साहित्यिक महत्वों को समझाइए। इसको हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कशन किया है और प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियोज़ के, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। आपको 1 वीक सीरीज में से मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टेंट समझने को पढ़ने को मिलेगा व्याख्या सहित। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हमारा सेकंड सवाल बनता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के अंदर क्या क्या आता है उनको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्राचीन भारत के पुरातात्विक साधनों का वर्णन कीजिए। आखिर ये पुरातात्विक होते क्या हैं, चलिए इसको समझते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने में पुरातात्विक साधनों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहित्यिक साधनों की जब पुरातात्विक साधनों से पुष्टि हो जाती है तब वे प्रमाणिक तौर पर इतिहास का अंग बन जाते हैं। पुरातात्विक सामग्री 3 रूपों में उपलब्ध होती है। दोस्तों अब यहाँ से हमारी जानकारी आएगी कि पुरातात्विक जो सामग्री होती है वो 3 रूपों में उपलब्ध होती है। अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं। इन तीनों पुरातात्विक साधनों का अलग अलग महत्व हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर पुरातात्विक साधन का मतलब हुआ अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जो कि हमारे पास में साहित्यिक स्रोत थे, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में लिखे हुए साहित्यिक स्रोत जैसे कि वेद हो गए, पुराण हो गए, है ना, उपनिषद हो गए, ये सभी क्या है, लिखे हुए हैं। यानी कि साहित्य के रूप में, लैंग्वेज के रूप में लिखे हुए अगर कोई प्रमाण मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। अगर हमें कोई प्रमाण मिलते हैं जैसे कि स्मारक के रूप में मिल गया, अभिलेख के रूप में मिल गया, या फिर मुद्राएं मिल गई। मुद्राओं का मतलब हुआ सिक्के। अगर हमें कोई भौतिक चीज मिली है जो जिसको हम देख सकते हैं जैसे कि मुद्राएं, मुद्राओं को हम हाथ में लेकर देख सकते हैं। फिर स्मारक, अगर कोई किसी पर जैसे कि कोई दीवार है, दीवार पर कोई लिखा हुआ है या फिर कोई सामग्री का फोटो बनाया हुआ है ना दीवार पर, तो उसको हम स्मारक, अभिलेख यानी कि किसी दीवार पर कोई लेख लिखा हुआ है तो उसको हम अभिलेख के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई जानकारियां मिलती हैं तो उसको हम पुरातात्विक सामग्री, पुरातात्विक साधन के रूप में जानते हैं। समझ गए इस पॉइंट को। अब देखिए, अब अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, इन तीनों पुरातात्विक साधनों का अलग अलग महत्व है। अभी देखिए, अभिलेख प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास था, इसको पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए अभिलेख अगर हमें कोई मिलता है तो हम उस पुरानी जानकारी को जान सकते हैं। परंतु 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले अभिलेखों का प्रभाव है जो इतिहास निर्माण में सहायता कर सके। अभी तक हमें जितने भी अभिलेख मिल चुके हैं उनमें से कुछ साधारण घटनाओं का उल्लेख करते हैं। दोस्तों आज दिन तक जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं, लिखी हुई जानकारियां मिली है, वहां से हमें कुछ घटनाओं, कुछ साधारण घटनाओं के बारे में ही उल्लेख मिलता है। तो कुछ धार्मिक, भौतिक विषयों की चर्चा की गई है। यानी कि अभिलेखों के अंदर कौन कौन सी चर्चाएं, साधारण घटनाओं के बारे में चर्चा अभिलेख के अंदर मिलती है। फिर साहित्य और भौतिक विषयों पर चर्चा की गई है। इन अभिलेखों से वंशावली का अर्थ क्या हुआ, यानी कि अभिलेख, अगर किसी दीवार पर वंशावली लिखी हुई है यानी कि उसका पुत्र वो, उसका पुत्र वो, है ना, उसके 3 बेटे, इस प्रकार से वंशावली जो चलती है तो वो भी हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है। यानी कि अभिलेख पर खोद कर लिखा गया कि इसकी वंशावलियां, इस राजा की वंशावलियां कौन सी थी और इस राजा का राज्य कौन सा था, कितना विस्तार था, वो किसी दीवार पर खोद कर लिखा गया तो उसको हम कहेंगे अभिलेखों से वंशावलियों
के परिचय तो मिलते हैं, साथ ही अनेक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी भी मिलती है। यानी दोस्तों, जब हम अभिलेखों को देखते हैं, अभिलेख का मतलब हुआ किसी दीवार पर लिखी हुई जानकारी। बार बार कह रहा हूं, यानी कि इसको याद ध्यान रखना। अभिलेखों से हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती है? वंशावलियों से परिचय करवाते हैं। किससे? वंशावलियों से परिचय करवाते हैं। साथ ही साथ में अनेक राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का मतलब हुआ यानी कि किसी राजा के बारे में लिखा हुआ, किसी राजा के राज्य विस्तार के बारे में लिखा हुआ, किसी राजा के राज्य विस्तार के साथ साथ में किसी अन्य राज्य से संधि के बारे में प्रस्ताव वगैरह, वो भी जानकारी अगर अभिलेख से प्राप्त होती है, यानी कि किसी राजाओं के बीच में युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो भी हमें अभिलेख के द्वारा प्राप्त होती है। तो राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। फिर धार्मिक घटनाओं के बारे में जानकारी अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर सामाजिक घटनाओं के बारे में, यानी कि समाज के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, कौन सा सुधार हुआ, कौन सा नहीं हुआ, उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वो सामाजिक घटनाएं होगी। फिर आर्थिक जानकारी, यानी कि अगर किसी कारणवश धनराशि कम हो गई है और वहां पर अकाल पड़ चुका है, तो आर्थिक जानकारी भी हमें अभिलेखों के द्वारा मिलती है। तो आर्थिक का मतलब हुआ रुपए पैसे, आर्थिक जानकारी। यानी अगर कोई राज्य धनवान है, तो वहां की दीवारों पर लिखा होगा वो राज्य धनवान है, इस प्रकार से, है ना। जो भी जानकारियां आर्थिक रूप से लिखी गई है, वहां का राज्य विस्तार इतना था, वहां की इनकम इतनी थी, यानी कि कुल मिलाकर दीवारों पर लिखा गया कि यहाँ की आर्थिक स्थिति ऐसी है, सामाजिक स्थिति ऐसी है। धार्मिक, यानी कि कोई हिंदू मुस्लिम है, उसके बारे में, उसके धर्मों के बारे में लिखा हुआ, गुणगान किया हुआ, तो वो भी हमें दीवारों पर लिखा हुआ मिलता है। और राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अपने एग्जाम में इस प्रकार से जरूर लिखें कि अभिलेख, पॉइंट लगाकर आप लिखना कि अभिलेख, अगर किसी दीवारों पर लिखा हुआ कोई प्रमाण मिल जाता है, तो उससे भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ में अभिलेखों से वंशावलियों के बारे में मिलता है, परिचय मिलता है, और अनेक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी मिलती है। और देश में ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? हमारे देश में अभिलेख परंपरा इस तथ्य को प्रमाणित करती है। हमारे देश में अभिलेख परंपरा है, वो इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि सम्राट अशोक के समय अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास अधिक हुआ। दोस्तों, सवाल क्या, अपने एग्जाम में इस प्रकार जरूर लिखना कि अशोक के समय से ही अभिलेख लिखने की परंपरा का अधिक विकास हुआ है या फिर शुरुआत हुई है। इससे पूर्व यह परंपरा इतना अधिक महत्व नहीं रख पा सकी। यानी कि अशोक के बारे में जानकारियां जो मिलती है, वो अभिलेखों से ज्यादा मिलती है। इसका अर्थ हुआ कि अशोक के समय, सम्राट अशोक, राजा अशोक के समय अभिलेखों की परंपरा है वो अधिक विकसित हुई। यानी कि अशोक के बारे में अभिलेखों पर, दीवारों पर ज्यादातर लिखा हुआ है। इससे पूर्व यह परंपरा, यानी कि अभिलेखों पर लिखने की परंपरा, यानी कि अशोक से पहले ये जो अभिलेखों पर लिखने की परंपरा थी, वो अधिक महत्व नहीं इसका अधिक महत्व नहीं था, है ना। पहले तो दीवारों पर लिखना इतना महत्व नहीं था, लेकिन अशोक के बाद में इसका महत्व बढ़ गया। यही कारण है कि अशोक से पूर्व ये शासकों के अभिलेख बहुत कम मिलते हैं। अशोक से पूर्व, जैसे कि राजा अशोक था ना, तो राजा अशोक के बाद में जो भी राजा अशोक से पहले जितने भी राजा हुए, उनके बारे में जानकारी है वो बहुत कम मिलती है। लिखी हुई जानकारी नहीं मिलती है अभिलेखों पर, यानी पहले ये सिस्टम नहीं था, बाद में आया। फिर इसके बाद में प्राचीन भारत में अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं, मूर्तियों, मंदिरों, पात्रों, ताम्रपत्रों और मुद्राओं पर खुदवाए जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर और लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत के अंदर हम देखते हैं तो अभिलेख है वो शिलाओं पर लिखे हुए, स्तंभों पर लिखे हुए, गुफाओं पर लिखे हुए, और मूर्तियों पर लिखे हुए, मंदिरों में लिखे हुए, अगर कोई पात्र है तो उस पर लिखे हुए, ताम्रपत्र है तो उस पर लिखे हुए, मुद्राओं यानी कि सिक्कों पर लिखे हुए, खुदवाए हुए होते थे। यानी कि दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अभिलेखों को पढ़ रहे हैं। अभिलेख का अर्थ हुआ कोई जानकारी अगर लिखी हुई है, जैसे कि अगर कोई शिला है, शिला यानी कि पत्थर पर अभिलेख, यानी कि पत्थर पर लिखी हुई जानकारी, है ना। फिर स्तंभ अभिलेख, यानी कि स्तंभों पर लिखी हुई जानकारी, गुफाओं के अंदर लिखी हुई गुफाओं के अंदर, है ना। फिर मूर्तियों पर, ये किसकी मूर्ति है, किसके द्वारा बनाई गई है, या फिर कोई श्लोक वगैरह लिखा हुआ, इस प्रकार के अभिलेख है वो मिलते हैं। मंदिरों में मिलते हैं, कोई पात्र है, ठीक है,
किसी भी प्रकार का कोई भी पात्र हो तो उस पर भी लिखी हुई। ताम्र पत्र है, तांबे के पत्र, उस पर अभिलेख मिल गए। फिर मुद्राओं, ये मुद्रा है वो कौन से राज्य की है, कौन सा राजा है जो इस मुद्राओं पर हक जता सकता है। तो इस प्रकार से जो जानकारियां मिलती है वो प्राचीन भारत को, इतिहास को जानने में मदद करती है। फिर इन अभिलेखों का प्रधान विषय शासकों की विजय, कीर्ति, दानशीलता, उत्सव आयोजन और अच्छे कार्यों का वर्णन करना रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगली जानकारी है कि अभिलेखों का प्रधान विषय क्या है। अगर हम अभिलेखों को पढ़ते हैं, भारत के अंदर जितने भी अभिलेख है उनको पढ़ने पर हमें क्या क्या बात पता चलती है, तो शासकों के विजय यानी कि कौन सा राजा जीता, कौन सा राजा है वो हार गया, इस प्रकार की जानकारी हमें अभिलेखों को पढ़कर हमें मिलती है। फिर कीर्ति यानी कि उसके अगर कोई राजा है वो बहुत ही बड़ा महान है, ताकतवर राजा है, उसके पास में सेना भी बहुत बड़ी है, तो इस प्रकार की कीर्तिवान बातें लिखी हुई है तो वो अभिलेखों के अंदर लिखी हुई है। दानशीलता, उत्सव आयोजन तथा अच्छे कार्यों का वर्णन भी यहाँ पर रहा। अच्छे कार्यों का वर्णन करना भी इस अभिलेखों के अंदर अच्छे कार्यों का वर्णन किया जाता था। अगर कहीं पर उत्सव है तो उसका वर्णन किया जाता था, अगर कोई दानवीर है तो उसका वर्णन किया जाता था। अब देखिए ये हो गया अपना दोस्तों अभिलेख में। अगला अभिलेख आता है शिलालेख, यानी कि शिला पर लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ लेख शिलालेख हो जाएगा। शिला अभिलेख मुख्यतः पर्वतीय इलाकों में खुदवाए जाते थे। शिलाओं को अलग करके समतल बनाकर ही अभिलेख लिखवाए जाते थे। इस प्रकार से अभिलेख देश के भिन्न भिन्न भागों से बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अशोक के 14 शिलालेख, दोस्तों अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और इसके संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है जो कि प्राप्त हुए हैं शाहबाजगढ़ी। ये दोस्तों किसके अभिलेख है, ये अभिलेख है अशोक के 14 अभिलेखों के नाम बताए जा रहे हैं मुख्यतः, है ना, जो मुख्य है, जैसे कि शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जोगढ़, थरगुड़ी नामक स्थानों से मिलते हैं। ये अभिलेख अशोक के साम्राज्यिक विस्तार के विषय में तो बताते हैं, यानी कि अशोक का कितना साम्राज्य था, कितना बड़ा राज्य था, उसके बारे में बताते हैं ये अभिलेख जो भी हमने नाम पढ़े। साथ ही उनकी विजयों, यानी कि अशोक ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, हृदय परिवर्तन, अशोक का हृदय परिवर्तन होना, है ना। फिर आता है धर्म प्रचार, अशोक ने जो धर्म प्रचार किया था उसके बारे में हमें अभिलेखों से जानकारी, इस शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक स्थितियों के विषय में भी बताते हैं। दोस्तों ये जो अभी ये नाम पढ़े ना अशोक के शिलालेख हैं, इस अशोक के शिलालेखों से हमें अशोक के समय से जो अशोक का राज्य था उस समय सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां किस प्रकार की थी इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के ही कुछ लघु अभिलेख जैसे कि बैराट है, सिद्धपुर है, जदगिरामेश्वर है, ब्रह्मागिरी से प्राप्त हुए हैं। अशोक के कुछ लघु का अर्थ हुआ छोटे अभिलेख, अशोक के छोटे छोटे अभिलेख जैसे कि बैराट है, बैराट जयपुर में, फिर आता है सिद्धपुर है, फिर आता है जदगिरामेश्वर, फिर ब्रह्मपुरी से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों से प्रमाणित हुआ है कि अशोक बौद्ध संघ के दीक्षित हुआ था, यानी कि अशोक है वो बुद्ध धर्म का प्रचार करता था, बौद्ध जो संघ है उसका दीक्षित हुआ था, यानी कि उसके द्वारा बौद्ध धर्म से उसने दीक्षा प्राप्त की थी। फिर आता है सर्वप्रथम मास्को अभिलेख से ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि प्रियदर्शी नाम से लिखे गए सभी अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि सर्वप्रथम मास्को अभिलेख से ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रियदर्शी नाम से लिखे गए, कौन से नाम से, प्रियदर्शी नाम से लिखे गए सभी अभिलेख है वो सम्राट अशोक से संबंधित है, क्योंकि इसी अभिलेख में इस प्रियदर्शी अभिलेख में प्रियदर्शी के साथ साथ अशोकस शब्द का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार रुद्र दामन, जूनागढ़ अभिलेख, पुष्य शुंग, अयोध्या अभिलेख इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस प्रकार सभी अभिलेख शासकों को अनुपम उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। गढ़वा अभिलेख, अपसद शिलालेख भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। अब देखिए हम लोग स्तंभ लेख के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने अभिलेख को पढ़ा, फिर शिलालेख को पढ़ा, अब हम स्तंभ लेख को पढ़ते हैं। अगर कोई स्तंभ है ना, कोई बड़ा सा स्तंभ है,
जैसे कि विजय स्तंभ हो गया। इस प्रकार से अनेक सारे स्तंभ है जिन पर जानकारियों को लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा स्तंभ अभिलेख, है ना। तो भारत में प्रारंभ से ही स्तंभों पर अभिलेख लिखने की एक समृद्ध परंपरा रही है। भारत में प्रारंभ से यानी पहले समय से ही स्तंभों पर अभिलेख लिखने की एक समृद्ध परंपरा रही है। सिंधु संस्कृति के अवशेष भी स्तंभ स्थापना को प्रमाणित करते हैं। जो भी सिंधु संस्कृति के अवशेष है वो स्तंभ स्थापना को प्रमाणित करते हैं। इसकी परंपरा की स्थापना सम्राट अशोक ने प्रारंभ की थी, यानी कि इसकी परंपरा जो सम्राट अशोक ने इसने ही प्रारंभ की थी। सबसे पहले स्तंभ अभिलेख, जो स्तंभ अभिलेख है इसको लिखने की सबसे पहले परंपरा किसने शुरू की थी, तो अशोक ने ही प्रारंभ की थी। अशोक के स्तंभ लेख जो 243 से 242 ईसा पूर्व के मध्य लिखवाए गए दिल्ली, इलाहाबाद, लोरिया और राज, फिर नंदगढ़, रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। ये स्तंभ लेख अशोक के बौद्ध धर्मानुयायियों को धर्मानुयायी होने को प्रमाणित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अशोक के अभिलेखों के बारे में लिखा हुआ। अशोक के अभिलेख जैसे यहाँ पर दिल्ली, इलाहाबाद, लोरिया और राज, नंदगढ़, रामपुरवा से प्राप्त हुए, यानी कि ये जो स्थानों के नाम है यहाँ पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए वो अशोक के बौद्ध धर्मानुयायी, यानी कि अशोक है वो बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य करता था, बौद्ध धर्म के अनुसार रहता था, एक अनुयायी की तरह कार्य करता था। तो ये जानकारी यहाँ पर प्रमाणित करती है। साथ ही उसे धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। अशोक है वो धर्म रक्षक था, बौद्ध धर्म रक्षक था, इसलिए ये अभिलेख है वो इस जानकारी की भी पुष्टि करती है। इस अभिलेख में अशोक सर्वभेद उत्पन्न करने वालों का बहिष्कार करने की प्रेरणा देता है। नेपाल की तेहराई में रुम्बिन दई निगलिवा स्तंभ लेख मिले हैं जिसमें सम्राट के बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग व बौद्ध तीर्थ स्थानों तथा यात्रियों की जानकारी है वो मिलती है। अब दोस्तों ये स्तंभ अभिलेख के बारे में लिखा गया है कि यह तात्कालीन समाज, अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी के लिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी, यह जो है ये जो स्तंभ अभिलेख है, स्तंभ पर लिखे गए अभिलेख है, ये तात्कालीन समाज की धार्मिक सामाजिक स्थितियों की भी परिचायक है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिलेख जो होता है वो तात्कालीन, यानी कि जिस समय अभिलेख बनाया गया था उस समय समाज की धार्मिक और सामाजिक स्थितियां, धर्म के बारे में और समाज के बारे में स्थितियों का भी वर्णन अभिलेख से मिलता है, इसका परिचय देता है। समुद्रगुप्त का प्रयोग प्रशस्ति स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त ने प्रयोग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख लिखा था उसमें व्यक्तित्व, फिर आता है दिग्विजय, तत्कालीन राजनीतिक कुचक्रों के विषय में जानकारी देता है। अब देखिए ये कुचक्र, तात्कालीन जो कुचक्र, राजनीतिक कुचक्र होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में उसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त के महरौली स्तंभ लेख में, चंद्रगुप्त का एक महरौली स्तंभ लेख है, उसमें उसकी इस चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख यह जानकारी देता है कि उसने घोर संघर्ष के बाद में उत्तराधिकारी में राजगद्दी प्राप्त की थी और ग्रह क्लेश, होण आक्रमण तथा स्कंदगुप्त के पराक्रम के अलावा तत्कालीन स्थितियों का प्रतिबिंब भी इसी स्तंभ में देखा जा सकता है। इसके अलावा यशोवर्मन के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में मंदसौर स्तंभ लेख उल्लेखनीय है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है गुहा लेख, यानी कि किसी गुफा के अंदर लिखा हुआ लेख, गुहा लेख। प्राचीन भारतीय शासकों ने गुहाओं पर भी अनेक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। जो भी राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उन्होंने गुफाओं को खुदवाया और उन गुहाओं में अभिलेख लिखवाए, उत्कीर्ण करवाए, जिन्होंने उनकी राजकीय जीवन को तो प्रकाशित किया। उनके राजकीय जीवन यानी कि उसके सरकारों जीवन, राजकीय जीवन का मतलब हुआ उनके पास में धन दौलत होना, उसके बाद में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में, यानी कि राजकीय जीवन को तो प्रकाशित करता है। साथ ही उनके उन राजाओं के समय की विभिन्न स्थितियों की भी जानकारी दी जाती है। इन अभिलेखों में गुहा अभिलेखों की बात हो रही है। उल्लेखनीय है कि धार्मिक प्रवृत्ति के शासक विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को गुफाएं दान में दिया करते थे। यानी यहाँ पर उल्लेखनीय है कि
धार्मिक प्रवृत्ति के शासक जो होते थे, जैसे कि अशोक है वो बौद्ध धर्म का शासक हुआ करता था। तो धार्मिक प्रवृत्ति यानी कि धर्म को मानने वाले जो शासक होते थे वे विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को गुफाएं हैं वो दान में दिया करते थे तथा उन्हें गुफाओं में अभिलेख लिखवाकर उनके परिचय के साथ साथ सभ्य का परिचय भी प्रस्तुत किया करवाते थे। अशोक के दरबार गुहालेख, दशरथ के नागार्जुन गुहा, सातवाहनों के नासिक गुहालेख, नाना घाट के कार्ले गुहालेख, चंद्रगुप्त का उदयगिरी गुहालेख भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। ये दोस्तों अलग अलग राजाओं के नाम लिखे हुए हैं और उनके गुहालेखों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर गुहों पर लिखवाया करते थे और यहाँ पर जैसे कि अशोक के दरबार गुहालेख, अशोक का गुहालेख है दरबार गुहालेख, ठीक है। इसके बाद में दशरथ के नागार्जुन गुहालेख, फिर सातवाहनों के नासिक गुहालेख, सातवाहनों के नासिक गुहालेख, फिर नाना घाट, ये नाना घाट गुहालेख, फिर कार्ले गुहालेख, फिर चंद्रगुप्त का उदयगिरी गुहालेख भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि वहां पर आर्थिक स्थिति के बारे में बताना, फिर जो भी गुफा होती थी उसको दान में देना और उनके बारे में लिखवाना और उसकी यश कीर्ति के बारे में लिखवाना, ये सभी यहाँ पर उल्लेखनीय है। फिर बराबर गुहालेख अशोक की धार्मिक सहिष्णुता और दशरथ के अभिलेख उनके जैन धर्म के प्रति अनुराग के विषय में बताते हैं, ठीक है। फिर नासिक गुहालेख सातवाहनों की उत्पत्ति और मूल स्थान, राज्य विस्तार और सातवाहन शासकों का कर्मिक इतिहास प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जो अभी अभिलेखों के बारे में हमने जानकारी पढ़ी तो ये क्या है, ये यहाँ पर देखिए बराबर गुहालेख अशोक की धार्मिक सहिष्णुता, ये जो गुहालेख है वो अशोक की धार्मिक सहिष्णुता, दशरथ के अभिलेख है, दशरथ के जो अभिलेख है वो दशरथ के जैन धर्म के प्रति अनुराग को बताते हैं। फिर नासिक गुहालेख सातवाहनों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, जो नासिक गुहालेख है वो सातवाहनों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। फिर मूल स्थान है, फिर राज्य विस्तार है और सातवाहन शासकों का कर्मिक इतिहास है वो ये नासिक अभिलेख है वो बताता है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद में मूर्ति लेख को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी खूब है, यानी कि गुफाओं के अंदर लेख लिखवाना और उस गुफाओं के अंदर राजाओं की यश कीर्ति के बारे में लिखा जाता था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो धार्मिक राजा होते थे वो गुफाओं को दान में दिया करते थे। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। वीडियोज को पूरा दोबारा देख लेना दोस्तों, वीडियोज को लाइक जरूर करें ताकि क्या है कि आने वाला वीडियोज है वो सबसे पहले आपके लिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, इसलिए आप हमसे जुड़े रहेंगे हर ईयर में, हर सेमेस्टर में। चलिए मूर्ति लेख की बात करें तो धार्मिक मूर्तियों के निर्माण के साथ साथ धार्मिक मूर्तियों के निर्माण के साथ साथ भारत में मूर्तिलेख परंपरा का भी विकास होने लगा। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्म अनुयायियों ने समय समय पर अपने धर्म और समुदायों की जानकारी के लिए मूर्तियों पर अभिलेख खुदवाए। रामगुप्त का जैन मूर्ति पर खुदा उसका स्वयं का अभिलेख, रामगुप्त के जैन मूर्ति लेख, कुमार गुप्त के कर्मदंड, मन कुंवर मूर्ति लेख इस दृष्टि से उल्लेखनीय। यहाँ पर जो मूर्ति लेखों के बारे में भारत में जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में लिखा हुआ। एक बार पुनः, धार्मिक मूर्तियों के निर्माण के साथ साथ भारत में मूर्तिलेख परंपरा का भी विकास होने लगा। यानी कि धार्मिक मूर्तियां तो बनती थी, उसके साथ साथ मूर्तिलेख भी लिखना शुरू हो गया, ठीक है। फिर था ब्राह्मण, बौद्ध, जैन अनुयायी, यानी कि ब्राह्मण धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के जो अनुयायी यानी कि अनुसरण करने वाले जो लोग हैं वो समय समय पर अपने धर्म और समुदाय की जानकारी के लिए मूर्तियों पर अभिलेख खुदवाया करते थे, यानी कि मूर्तियों पर लिखवाया करते थे। उनके नाम है, उनके बारे में वर्णन है, ताकि क्या हो जाए, वे अपने धर्म और समुदायों की जानकारी बढ़ा सके। फिर आता है रामगुप्त का जैन मूर्ति खुदा उसका स्वयं का अभिलेख, है ना। फिर रामगुप्त के जैन अभिलेख, कुमार गुप्त के कर्मदंड, मन कुंवर
अभिलेख इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, ये अभिलेखों का नाम है। फिर आता है रामगुप्त के जैन मूर्ति लेख यह प्रमाणित करते हैं कि रामगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि से अलंकृत होकर समुद्रगुप्त के पश्चात एक गुप्त शासक के रूप में शासन किया। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी एक 2 पॉइंट के रूप में, एक पॉइंटों के रूप में लिखना, किस प्रकार से लिखना है वो आप कमेंट करके करते रहिए, ताकि कम जानकारी को अधिक तरीके से आप अपने एग्जाम में जरूर लिख सकते हैं। इसके लिए एक तरीका होता है जो आपके एग्जाम तक बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है मूर्ति अभिलेख। मूर्ति अभिलेख क्या होता है? मूर्ति पर अभिलेख लाना। ये है सबसे पहले हमने मूर्ति अभिलेख पढ़ा है, जहां पर मूर्ति पर जो अलग अलग जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वे अपनी मूर्तियों पर उसकी जानकारी को लेकर लिखवाया करते थे, वो मूर्ति अभिलेख हो गए, ठीक है। लेकिन मंदिर अभिलेख, मंदिरों में लिखवाया गया अभिलेख, मंदिर अभिलेख प्राचीन काल में भारत में धातु पात्रों पर अभिलेख खुदवाने की परंपरा रही है। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थान से ऐसे पात्र मिले हैं जिन पर विविध लेख अंकित है, हालांकि ये लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके। प्रिया कलश लेख पात्र अभिलेख का ही उदाहरण है। अधिकांश इतिहासकार इसे पूर्व अशोककालीन मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंदिर अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है जो कि पढ़ी नहीं गई है। देखिए प्राचीन काल में भारत में धातु पत्रों पर अनेक अभिलेख लिखवाने की परंपरा रही है। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थानों से ऐसे, जो सिंधु सभ्यता है वहां से अनेक स्थानों से ऐसे पात्र प्राप्त हुए जिन पर विविध लेख अंकित है। हालांकि ये लेख अभी तक पढ़े तो नहीं गए, लेकिन जैसे कि प्रिया कलश लेख पात्र अभिलेख है, एक उदाहरण है। अधिकांश इतिहासकार इसे पूर्व अशोककालीन मानते हैं, ठीक है ना, पूर्व अशोककालीन, अशोक से पहले ये लिखा हुआ है जिसको पढ़ा नहीं गया। यानी कि मंदिरों में क्या करवाते थे, लेख लिखवाते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं। और ये एक नाम ध्यान रखना, प्रिया कलश लेख, जिसको पढ़ा नहीं गया। इसके बाद में ताम्र पत्र अभिलेख, ताम्र पत्र यानी कि तांबे के पत्र पर लेख लिखवाना। प्राचीन भारत में राजा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दान दिए जाने पर ताम्र पत्र पर लेख लिखवाने की परंपरा विद्यमान थी। इसके मूल में दान को प्रमाणिक रूप से देने का उद्देश्य निहित था। इस प्रकार के ताम्रपत्रों को दान लेने वाले का भी संपूर्ण परिचय लिखा जाता था। यही कारण है कि इस प्रकार के ताम्रपत्रों ने इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि ताम्रपत्र का मतलब हुआ यहाँ पर, अगर कोई राजा किसी को दान देता, किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति का नाम, जिसको दान दिया गया है, और जो देने वाला राजा है, इन दोनों के बारे में डिटेल को तांबे के पत्र पर एक तरीके से अभिलेख लिखा जाता था। और ये भारत के इतिहास में क्या रही है, महत्वपूर्ण रही है। तो अगला पॉइंट है स्मारक। प्राचीन भारतीय कलाकारों की जो कलाकृतियां समय के प्रहारों से सवय को सुरक्षित रख पाती और संस्कृति के नष्ट होने के बाद भी अपने भीतर अपने समय की संस्कृति को जीवित बनाए रखती है। यहाँ पर स्मारक के बारे में लिखा गया है कि भारतीय कलाकारों की जो कलाकृतियां हैं वो समय के प्रहारों से सभ्य को सुरक्षित रख पाती और संस्कृति को नष्ट होने के बाद भी अपने भीतर अपने समय की संपूर्ण को सजीव बनाए रखती वही कलाकृतियां कालांतर में स्मारक कहलाती है। यानी दोस्तों, अगर प्राचीन भारतीय इतिहास में कलाकारों की जो कलाकृतियां हैं वो समय के प्रहारों से सभ्य को सुरक्षित रख पाती और संस्कृति के नष्ट होने के बाद भी, संस्कृति, अगर कोई कलाकृति की संस्कृति वो नष्ट हो चुकी है तो उसके नष्ट होने के बाद भी उसको जीवित रखने के लिए, उसको सजीव बनाए रखने के लिए कलाकृतियां कालांतर में स्मारक कहलाती है। जो कि कलाकृतियां जो होती है, जैसे कि कोई कला बना ली गई है और उसको जीवित रखने के लिए किसी ने एक स्मारक बना दिया, तो वो कालांतर में, यानी कि अब पुराना हो चुका है, इसलिए वो स्मारक कहलाएगा जीवित रखने के लिए। जैसे कि कोई हमारे भारत देश का फौजी होता है और वो देश के लिए शहीद हो जाता है, तब उसका एक उसके गांव में स्मारक बनाया जाता है। यानी कि उस फौजी के शहीद होने के बाद भी वो जिंदा है, यानी कि उसको स्मारक के रूप में जिंदा रखते हैं, उसको जीवित रखने के लिए। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि सजीव बनाया। अगर कोई कला थी और वो मर चुकी है और उसको जिंदा बनाए रखने के लिए एक कलाकृतियाँ, कालांतर में जो कलाकृतियां बनाई हुई थी वो कालांतर में समय के बाद में स्मारक कहलाती है। समझ गए? उल्लेखनीय है कि स्मारक राजनीतिक दृष्टि की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, उल्लेखनीय है
कि स्मारक जो होता है वो राजनीतिक दृष्टि की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। जो राजनीतिक दृष्टिकोण होता है उसकी तुलना में जो संस्कृति होती है हमारी, हमारे धर्म होता है, हमारा संस्कृति होती है, तो उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है ये स्मारक। प्राचीन भारत के जो मंदिर, गुफाएं, आवास, मूर्तियां, स्तंभ, तोरण, द्वार, चित्र आदि प्राप्त हुए हैं, वे सभी अपने समय के सांस्कृतिक जीवन के प्रतिबिंब है। पाटलिपुत्र के ये दोस्तों राजाओं महाराजाओं के बारे में जानकारी होगी, और इसके बाद में हमारे समझने वाली जानकारी थी वो अपने हो गई है ना। यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत तो मंदिर, गुफाएं, आवास, मूर्तियां, स्तंभ, तोरणहार, चित्र आदि प्राप्त हुए, वे सभी अपने समय में अपने समय के सांस्कृतिक जीवन के प्रतिबिंब है। यानी कि पुराने जमाने की जो भी वस्तुएं थी, जो भी संस्कृतियां थी, वो जीवन की प्रतिबिंब है। और इसके बाद में राजाओं महाराजाओं के बारे में जानकारी। फिर दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन किया, यानी कि स्तंभ है, अभिलेख है और स्मारक है, इसको आज की इस वीडियोज़ में पढ़ा अच्छी तरीके से। शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, अभिलेख हो गया, इन सारी जानकारी को आज की इस वीडियोज़ में लिया। वीडियोज़ कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए